Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we'll be talking about the microprocessor itself, the CPU, and some of the components inside the microprocessor, and also the one major peripheral that we'll keep talking about throughout the semester, memory. इस वीडियो का मकसद ये है कि क्योंकि हमने पूरे सेमेस्टर बात करते रहने हैं माइक्रोप्रोसेसर की, रजिस्टर्स की, अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट की, कंट्रोल यूनिट की, इंस्ट्रक्शन सेट्स की, तो एक मरतबा आपके सामने एक होलिस्टिक व्यू आ जाए कि माइक्रोप्रोसेसर क्या है, किस तरह से अरेंज्ड है, उसका इंटरकनेक्शन किस तरह से मेमोरी के साथ है, उसके रजिस्टर्स क्या चीज़ होते हैं और प्रोसेसर के किस हिस्से में क्या काम हो रहा होता है. दिस विल अलाउ यू टू ओरिएंट योरसेल्फ. आपको ये कन्फ्यूजन फिर थ्रू आउट द सेमेस्टर नहीं आएगी, ऑल्दो द कोर्स इज़ अबाउट the programmer's perspective of everything, लेकिन it really helps to put stuff into context and perspective कि कहाँ पर क्या हो रहा होता है in your system. So let's begin. Alright Ji, so this is the high level diagram of the whole magic where everything happens. This on this side is your central processing unit, your microprocessor. You can see your main memory here. So this, जब भी कभी हम मेन मेमोरी का वर्ड यूज़ करेंगे या मेमोरी का वर्ड यूज़ करेंगे विदाउट एक्सप्लेनिंग कि किस मेमोरी की बात हो रही है, तो इट्स ऑलवेज कि हम रैम की बात कर रहे होंगे. सो विल बी रेफरिंग टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. और जब भी हम CPU की बात करेंगे तो वी आर ऑलवेज रेफरिंग टू द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख दिया करेंगे वेयर जो ये सिंबल है ये हम माइक्रो के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सो द माइक्रो प्रोसेसर और द CPU, एंड एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास के आपके पूरे सिस्टम के अंदर बहुत से माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, बट देयर इज़ जस्ट वन जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं. You can see these interconnections between the CPU and the main memory, जिसके ऊपर data bus, address bus और control bus लिखा हुआ है. मैं इस टर्म को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद I'll एक्सप्लेन कि ये आपके CPU के अंदर क्या है. So CPU has to communicate with the main memory in order to do everything. Like जितना कुछ भी है including the program itself, वो memory के अंदर पड़ा हुआ है, main memory के अंदर पड़ा हुआ है. So you say you write a C++ or a C program. वो C program convert होता है from C to an intermediate language first, which is known as assembly language. Assembly language एक mnemonic language है जो one-to-one correspondence रखती है with machine codes in most cases. यानी कि आपकी असेंबली लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर की ज़बान में जो इंस्ट्रक्शंस बनती हैं, जो बेसिकली 1-0s होते हैं, उसके अंदर ऑप कोड होता है, ऑपरेंड्स होते हैं कि क्या काम करना है, किसके ऊपर करना है. फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन एडिशन ऑपरेशन जिसमें दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ ऑपरेंड्स वो दो वेरिएबल्स हैं और ऑपरेशन जो है वो एडिशन है. तो ये वो इंस्ट्रक्शन है जो इवेंचुअली माइक्रो प्रोसेसर में जाके एग्जीक्यूट होनी है. ये इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के तौर पे होगी. फ़र्क सिर्फ ये होगा कि 1-0s के बजाय हम इसको पढ़ सकते हैं. सो टू गिव यू एन आइडिया, एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग टू रजिस्टर्स, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया रजिस्टर्स क्या होते हैं, बट थिंक ऑफ दोज एज टू मेमोरी स्पेसेस. उनको ऐड करने की इंस्ट्रक्शन ऐड RAX RBX. So this is an assembly language instruction which is saying, इसका मतलब क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है. इसकी इंटरप्रिटेशन है RAX इज इक्वल टू RAX प्लस RBX. सो असेंबली के अंदर हम जब इस तरह से कोई चीज़ लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट RAX लिखा हुआ है इसमें आंसर भी जा रहा है और इसके दोनों ऑपरेंड्स या RAX और RBX हैं. ठीक है. तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की चीज़ होती है. सो यू हैव योर C लैंग्वेज कोड दैट द कंपाइलर कन्वर्ट्स इनटू initially an assembly language code, and that assembly language code then gets converted into, इस point पे ये एक ASM file बनती है, and then that ASM file is further converted into an executable file. वो अब .exe हो या .com हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट्स द फाइनल फाइल जिस पे आप क्लिक करते हैं या उसका नाम लिख के आप एंटर प्रेस करते हैं और वो फाइल चल पड़ती है. राइट, दैट्स द फाइल दैट एक्चुअली एग्जीक्यूट्स ऑन योर माइक्रो प्रोसेसर. वो फाइल के अंदर क्या पड़ा होता है, उसमें लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती हैं इन मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज जैसे कि मैंने कहा असेंबली लैंग्वेज से 1-to-1 एक चीज़ बनेगी. ऐड के लिए फॉर एग्जांपल एक नंबर होगा 0101 फॉर एग्जांपल. RAX को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होगा फॉर एग्जांपल 0001. RBX को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होगा फॉर एग्जांपल 0010. ये मैंने ऐसे ही आपके लिए एक क्रिएट किया. दिस इज़ नॉट एक्चुअली
द ऑप कोड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, या ना ही ये मशीन कोड्स हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, फॉर दिस असेंबली इंस्ट्रक्शन देयर वुड बी अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस लाइक दिस। ये वो चीज़ है जो माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है और इसको इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एंड दिस इज़ वॉट गेट स्टोर्ड इन टू द मेमोरी। सो प्रोसेसर ने इस चीज़ को मेमोरी में से उठाकर एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लाना है, लाने के बाद उनके ऊपर एक्ट करना है, और उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन लाना है और उसके ऊपर एक्ट करना है, और इसी तरह प्रोग्राम चलता रहेगा यहाँ तक कि लास्ट लाइन ऑफ उस प्रोग्राम की चल चुकी होगी। तो अब हमने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है कि ये एट अ हाई लेवल एटलीस्ट ये काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। सो यू हैव योर CPU, it is connected with the main memory using these wires। ये जो बीच में बसेस है ना, बस हम कहते हैं सेट ऑफ वायर्स को। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक तार है जो दो चीज़ों को जोड़ रही है आपस में, वर्सेस के मेरे पास ये एक सेट ऑफ वायर्स हैं जो कि एक किस्म का काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल के एक सेट ऑफ वायर्स हैं, ये फोर बिट्स को लेकर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ये जो लाइन मैंने इसके ऊपर लगाई है, बेसिकली दैट्स जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैं आप कंफ्यूज होंगे, मैं इस लाइन को बीच में से फिलहाल इनिशियली हटा देता हूँ। लेट मी जस्ट create the wires। So you have these 4 wires। ये 4 वायर्स फॉर एग्जांपल डेटा लेकर जा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। हम ये कहेंगे कि ये चारों लाइनें मिलकर डेटा ले जाने का काम कर रही हैं। सो इन चारों वायर्स को मिलाकर हम एक बस कहेंगे। सो दिस इज़ अ 4 बिट बस या अ 4 वायर बस। सो दीज आर पैरेलल वायर्स विच आर डूइंग अ सिमिलर टास्क। एक ही काम करने वाली पैरेलल वायर्स, इसको हम बस कहते हैं। सो हमारे 3 तरह के मेन काम हैं कम्युनिकेशन के जो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में हो रहे होते हैं। एक, डेटा जो प्रोसेसर मेमोरी से अपने पास मंगाता है यानी रीड करता है, या डेटा जो कि प्रोसेसर मेमोरी में लिखता है। इसलिए आप ये जो सिंबल देख रहे हैं जिसके दोनों साइड पे एरोज बने हुए हैं और बीच में ये एक लाइन लगी हुई है इसके ऊपर से क्रॉस करने वाली, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये सिंगल वायर नहीं है बल्कि एक बस है। और ये दोनों एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बस के ऊपर किस किस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। सो प्रोसेसर मेमोरी में चीज़ें राइट भी करता है, लिहाजा ये वाला एरो, और प्रोसेसर मेमोरी से चीज़ें रीड भी करता है, लिहाजा ये वाला एरो। और ये लाइन के ऊपर आम तौर पर इसका साइज़ भी लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 बिट की या 16 बिट की या 64 बिट की बस है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कि दिस इज़ लाइक 64। इसका मतलब होता है कि इसमें 64 वायर्स हैं। ये सब कन्वेंशंस आप देखेंगे। इसके अलावा भी बसेस और तरह बनाई जाती हैं। कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में आप बस इस तरह से ड्रॉ हुई भी देखेंगे, बाई डायरेक्शनल बस या यूनी डायरेक्शनल बस इस तरह से ड्रॉ हुई भी देखेंगे, ठीक है। तो अब बस की टर्म आपको समझ में आ गई। डेटा, एड्रेसेस और कंट्रोल, 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि प्रोसेसर और मेमोरी की आपस की गुफ्तगू में चल रही हैं, ठीक है। अब इसको आप आहिस्ता आहिस्ता समझते जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब ज़रा प्रोसेसर के अंदर आ जाते हैं। नाउ यू नो व्हाट अ बस इज़, यू नो व्हाट दिस रैम इज़, और इस रैम को भी मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द CPU इटसेल्फ। सो द CPU इटसेल्फ, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक, आपको ये रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, ये कोई चीज़ हैं। सो रजिस्टर्स आर बेसिकली स्मॉल मेमोरीज जो फॉर एग्जांपल आपके पास 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट की मेमोरी लोकेशंस हैं जिसमें प्रोसेसर अपने पास चीज़ें ला कर रखता है। तो फॉर एग्जांपल मेमोरी में से कुछ लाता है तो ये इसका लोकल स्टोर है, यहाँ लाकर वो चीज़ें रखता है। मुख्तलिफ़ किस्म की रीज़न से रख सकता है, एडिशन के लिए रख सकता है, सब्ट्रैक्शन के लिए रख सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए रख सकता है, शिफ्ट ऑपरेशंस के लिए रख सकता है, वो एड्रेसेस रख सकता है यहाँ पर, मेमोरी के एड्रेसेस यहाँ पे याद रखने के लिए। इस तरह के कोई भी एनी नंबर ऑफ टास्क हो सकते हैं जिसके लिए उसने अपने पास दिस इज द लोकल मेमोरी, द लोकल स्टोरेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ। मैं अभी इन रजिस्टर्स का जिक्र और करूँगा। इसके साइड पे आप यहाँ पर देख रहे हैं ALSU, इसका नाम आपने ALU के नाम से भी सुना होगा। मैंने इसका कंप्लीट लिखा है, अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। 3 तरह के यहाँ पर ऑपरेशंस आम तौर पर जो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसमें बने हुए होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट वाला प्रोसेसर है जिसमें बहुत कम इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसके अंदर हो सकता है खाली एडिशन हो, और अब आपने एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन बनानी है, 2's कॉम्प्लीमेंट, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बनानी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इसमें अलग अलग यूनिट्स लगे हुए हों, सो इसके अंदर एक एडर भी हो और सब्ट्रैक्टर भी हो और मल्टीप्लायर भी अलग हो हार्डवेयर के अंदर, और हार्डवेयर इसमें डिवीजन करने की ऑप्शन भी अवेलेबल हो, ठीक है। ये अरिथमेटिक हो गया। लॉजिक में एंड और नॉट्स और ये तमाम चीज़ें सपोर्टेड होती हैं। शिफ्ट के अंदर ये चीज़ अभी अगले लेक्चर्स के अंदर भी आएगी, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन करनी है शिफ्टिंग क्या होती है। लेकिन हम एक ही रजिस्टर या एक ही मेमोरी की कंटेंट्स को दाएं या बाएं शिफ्ट कर सकते हैं। सो लेफ्ट से एक 0 एंटर कर देंगे, राइट से एक 0 एंटर कर देंगे, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएं, ठीक है। ये शिफ्टिंग का ऑपरेशन होता है। सो दिस इज़ योर
ALU या ALSU, ये जो रेड के अंदर बना हुआ है, और ये सिंबल आमतौर पर इसके लिए यही यूज़ किया जाता है जो लाइट रेड में मैंने बनाया हुआ है। एंड देन यू हैव द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ द प्लेस जहाँ पर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से आती हैं, प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस, इनको डिकोड किया जाता है, इनको समझा जाता है और इन पे एक्शन करवाया जाता है। सो मेमोरी में से फॉर एग्जांपल ये आपने यही एडिशन की जो इंस्ट्रक्शन थी, ये उठाकर आप अपने कंट्रोल यूनिट में लाए, यहाँ लाकर इस पे एक्शन करवाया, और करवाकर जो भी रिजल्ट्स थे जहाँ जहाँ रखे जाने थे वो रखवा कर देन यू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड देन यू मूव ऑन। अब इस स्लाइड के ऊपर सिर्फ एक दो चीज़ें रह गई हैं जो और समझने की हैं। एड्रेसेस क्या हैं? सो मेमोरी में कहाँ से चीज़ उठाकर लानी है और कहाँ पर चीज़ लिखनी है, वो इस एड्रेस बस के ऊपर जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कुछ सोचना शुरू कर दें। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरी एड्रेस बस का साइज़ है 4 बिट्स, और मेरी मेमोरी के अब यहाँ पर ये एड्रेसेस हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज 0001, 0002, 0003, 0004। इस नंबर के साइज़ ज़ीरोज़ पे ना जाइएगा, मैं खाली बस यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने ज़ीरोज़ डाल दिए हैं। ये ज़ीरोज़ से इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एड्रेसेस कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूँ, जो बेशक आप वीडियो पॉज करके सोचिएगा कि इसका जवाब क्या होगा। फ़र्ज़ करें मेरी एड्रेस बस जो है वो 4 बिट की है, तो आप मुझे ये बताइए कि मेरी मेमोरी के अंदर मैक्सिमम कितनी लोकेशंस हो सकती हैं। पॉज कीजिए, सोचिए। अगर आपको पॉज करके भी समझ नहीं आया तो मैं इसमें थोड़ा और आपको हिंट देता हूँ। 4 बिट्स के अंदर कितने यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं, ये तो अब आपको आना चाहिए क्योंकि ये पिछले वीडियो के अंदर कवर हुआ था। तो 4 बिट्स के अंदर मैक्सिमम 16 यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं, राइट। 16 यूनिक वैल्यूज़ बन सकती हैं। सो दैट मीन्स कि जो भी मेमोरी यहाँ लगी हुई है इसमें 16 एड्रेसेस हो सकते हैं। अब अगर हर एड्रेस के ऊपर ये जो मेमोरी लगी हुई है, अगर ये 1 बाइट की मेमोरी है, तो इसका मतलब है ये 16 बाइट की मेमोरी है, और ये एड्रेस बस 16 बाइट तक की मेमोरी को सपोर्ट करती है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पर जो एड्रेस बस है ये 4 बिट्स की जगह ये इसके अंदर 16 वायर्स हैं। अगर इसके अंदर 16 वायर्स हैं तो अब टोटल एड्रेसेस कितने बन सकते हैं? सो 10 में 1K बनते हैं, 6 में कितने बनते हैं? सो अपना वही वाला मैथ्स कीजिए जो आपको इससे पहले सिखाया था कि किस तरह से हम 2 की पावर्स में आगे चलते हैं। सो 2 के अंदर 4 बनते हैं, 3 के अंदर 8 बनते हैं, 4 के अंदर 16 बनते हैं, 5 के अंदर 32 बनते हैं, और उसके बाद 6 के अंदर 64 बनते हैं। तो 64 किलोबाइट्स। सो 64 किलोबाइट्स की मेमोरी लग सकती है अगर ये 16 बिट की एड्रेस बस है, ठीक है। अब ज़रा सोचते रहिएगा, जो एड्रेस बसेस हमने यूज़ करनी है वो 64 बिट की हैं। तो खुद सोच लीजिएगा इसके ऊपर कि उसके अंदर कितना हम उसकी एड्रेसेबिलिटी कर सकते हैं, और ये बाद में देखते हैं कि वो एड्रेसेबिलिटी सचमुच में अभी होती भी है या नहीं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी कितनी है ये हमें पता लगे। कंट्रोल बस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेमोरी से ये कहना कि हम राइट करने लगे हैं या आपको रीड करने लगे हैं, इस किस्म की चीज़ें। या एक चीज़ होती है क्लॉक, उसकी बात मैं अभी करता हूँ, वो भी इस कंट्रोल बस के ऊपर जा रही होती है। अच्छा, अब अगर आप थोड़े इंटरेस्टेड हों कि मैं आपको हवाई बातें सिखा रहा हूँ या ये वाकई आपके सिस्टम में लगी हुई हैं, ये आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। ये एक डेस्कटॉप मशीन का है। आपके लैपटॉप मशीन के ऊपर भी इससे मिलते जुलते मदरबोर्ड्स होते हैं, वो ज़रा थोड़े फ्लैट होते हैं, उसमें चीज़ें इतनी उभरी भी नहीं होती। यहाँ पर आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये वो स्लॉट है जहाँ पे आपका CPU लगता है, और ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वो हैं जहाँ पे आपकी रैम की चिप्स लगी हुई होती हैं। सो बेसिकली ये जो कुछ आपने ऊपर डायग्राम में देखा है वो आपके मदरबोर्ड पे आप एक्चुअली लोकेट कर सकते हैं। राइट नाउ रैम की चिप्स नहीं लगी हुई, आपने लगी हुई देखी होंगी, अगली स्लाइड में शायद मेरे पास हैं भी, और यहाँ प्रोसेसर भी नहीं लगा हुआ, बट यू फिट ऑल ऑफ दोज इन। सो दिस इज़ वेयर यू कैन लोकेट दीज थिंग्स ऑन योर मदरबोर्ड, ठीक है। अच्छा जनाब, जैसा कि मैंने कहा था ये ज़रा करीब से है। तो ये जो आपको 4 यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपकी रैम की मॉड्यूल्स लगे हुए हैं 4, और ये जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है दैट्स द माइक्रो प्रोसेसर विदाउट द हीट सिंक। इस वक्त इसके ऊपर वो पंखा या वो जो मेटल के हीट सिंक लगे होते हैं वो इस तस्वीर में नहीं लगे हुए, ठीक है। सो जो ऊपर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, बेसिकली वो आप इन दो चीज़ों की देख रहे हैं। यू कैन एक्चुअली लोकेट इट इन योर लैपटॉप और इन योर डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप होगा तो ये सिर्फ रैम फ्लैट लगी हुई होगी, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई होती है और फ्लैट लगी हुई होती है। अच्छा जनाब, लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर्स को और मेमोरी को। जो चीज़ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट पर नज़र आ रही है ये एक 1 बाइट की स्टोरेज है, 8 बिट्स की स्टोरेज है, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट x0 से लेकर x7 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक यहाँ पर बनी हुई है। हर खाने के अंदर एक बिट स्टोर हो सकती है,
ठीक है। और इस पूरी की पूरी चीज़ को 1 बाइट का रजिस्टर कहते हैं, 1 बाइट रजिस्टर, ठीक है। तो ये 1 बाइट स्टोर करने की एक लोकेशन है। ये इससे मैं बड़ा भी कर सकता था, मैं इसको 16 बिट का कर सकता था, 32 बिट का कर सकता था, ये 64 बिट का कर सकता था। इसके अंदर आपको इनपुट के ऊपर जितने खाने हैं उतने ही एरोज जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये इसकी इनपुट की तारें हैं। और जितने खाने हैं उतनी ही बाहर तारें भी आती हुई नजर आ रही हैं, एरोज नजर आ रहे हैं, ये इसके आउटपुट की तारें। और उसके साथ आपको दो चीज़ें और नजर आ रही हैं, एक जिस पे रीड राइट लिखा हुआ है और एक जिसके ऊपर क्लॉक लिखा हुआ है। मैं अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, और मैं ऐसा करता हूँ इनमें से एक खाने को लेकर यहाँ नीचे अलग से बना लेता हूँ। सो लेट्स से आई हैव जस्ट दिस वन थिंग विद वन इनपुट, वन आउटपुट, वन रीड राइट एंड वन क्लॉक। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्या है। इस चीज़ को आम तौर पर रजिस्टर्स को की सिंगल बिट्स को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन मॉड्यूल्स को हम या तो कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, या आप एक और चीज़ पढ़ेंगे आगे जाकर एक कोर्स में जिनको लैचेस कहते हैं। सो फ्लिप फ्लॉप्स आर द वंस जिसकी मदद से हम नॉर्मली इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक सिंगल बिट की मेमोरी इम्प्लीमेंट करवाती है जिसके अंदर हम दो यूनिक सिंबल्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको ही फ्लिप फ्लॉप को ही आप में से जो लोग अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो इसी को बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। यानी ये एक इस किस्म की डिवाइस है जो दो स्टेबल स्टेट्स की अंदर वैल्यूज अपने में स्टोर कर सकती है, और उन दो स्टेट्स को हम 1 और 0 कह देते हैं। सो दिस इज अ फ्लिप फ्लॉप जिसके अंदर या 1 स्टोर हो सकता है या 0 स्टोर हो सकता है। अब ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि स्टोरेज का मैकेनिज्म क्या होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसके अंदर राइट करना है 1, तो मैंने क्या किया, इसकी इनपुट के ऊपर पहले 1 प्रोवाइड किया। 1 प्रोवाइड करने के बाद इसकी ये जो रीड राइट की लाइन है ना, इसका फंक्शन ये होता है कि अगर मैं यहाँ 0 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये रीड करेगा, और अगर मैं यहाँ 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये राइट के मोड में चला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम इसको कभी कभी RW की जगह RW डैश लिखते हैं। दैट मीन्स कि ये कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के, अगर 0 आ रहा है तो रीड है और 1 आ रहा है तो राइट है। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पर 1 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब राइट हो जाना चाहिए, नहीं, एक काम और होना है। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये कई तरह से बन सकती है, और वो बनने में फ़र्क ये होता है कि इसकी क्लॉक की इनपुट के ऊपर कुछ खास सिग्नल आना होता है जब ये जो फंक्शन हम इससे रिक्वायर कर रहे हैं ये हो जाएगा, यानी ये 1 इसमें राइट हो जाएगा। वो सिग्नल ये भी हो सकता है कि आप इसको ऑफ से ऑन पर लेकर जाएं, वो ये भी हो सकता है कि मैं इसको ऑन से ऑफ पर लेकर जाऊं। मैं इन दो की बात करता हूं अभी, इसके अलावा भी होते हैं, मैं इन दो की बात करता हूं। सो यानी मैं इस क्लॉक के ऊपर पहले 0 दूं और फिर 1 दूं, तो जैसे ही इसको ये 0-1 की ट्रांजिशन मिलेगी, जो भी काम इसकी बाकी वायर्स पे हो रहा है वो हो जाएगा। सो इसके इनपुट पे मैंने 1 दिया है, इसके रीड राइट पे मैंने राइट करने को कहा है, एंड नाउ आई प्रोवाइडेड दिस क्लॉक, दिस राइजिंग एज। इस राइजिंग एज के ऊपर, क्योंकि ये वाली फ्लिप फ्लॉप ऑफ टू ऑन के ऊपर ट्रिगर होती है, ये ट्रिगर हो जाएगी और ये 1 इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 इसमें स्टोर होगा इसकी आउटपुट पे ये अवेलेबल भी हो जाएगा, ये इसकी आउटपुट पे अवेलेबल रहेगा। अच्छा, ये हो गया राइटिंग फंक्शन। रीडिंग फंक्शन क्या है? रीडिंग फंक्शन ये है कि मैं 1 की जगह इसको 0 कर देता हूँ। सो मैं इसके कंट्रोल इनपुट को 0 कर देता हूँ, यानी मैं उसको रीड मोड में ले जाता हूँ। अब इसको क्लॉक की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग मोड में आप जैसे ही इसको लेकर जाएंगे, इमीडिएटली, यानी जितनी देर में वो सिग्नल सर्किट में से प्रोपिकेट करेगा उसके बाद वो अपनी आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा। सो इमीडिएटली वो चीज़ अवेलेबल होगी। जैसा कि मैंने कहा, जो इसमें स्टोर्ड होता है वो इसकी आउटपुट पे हर वक्त आ रहा होता है। अब वापस आ जाते हैं ऊपर वाली डायग्राम के ऊपर, जो रजिस्टर की डायग्राम है X0 to X7। मैंने इसमें कुछ भी स्टोर करना है तो क्या मेथड होगा? फॉर एग्जांपल मैंने इसमें स्टोर करना है जी 10010101। अभी इसमें कोई पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है। अब मैंने इसमें ये स्टोर करना है, और ये स्टोर करने के लिए मैं इसको यहाँ पर 1 प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद मैं क्लॉक आने का इंतज़ार करता हूँ या इसको क्लॉक प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको ये 0 से 1 की ट्रांजिशन जैसे ही प्रोवाइड की, ये वैल्यू इसके अंदर चली गई। सो यू गेट अ 1 0 1 0 1 0 0 1, और जैसे ही ये इसके अंदर गई ये चीज़ यहाँ पर भी इमीडिएटली अवेलेबल हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये राइट वाली ऑप्शन को ख़त्म कर दूंगा और मैं इसको दोबारा 0 कर दूंगा। अब जो इसमें पड़ा हुआ है वो इसमें पड़ा रहेगा, चाहे मैं इसको ये राइजिंग एज देता भी रहूँ क्लॉक के ऊपर, इसके इनपुट पे आने वाली नई वैल्यूज़ इसके अंदर लिखी नहीं जाएंगी जब तक मैं इस दरवाजे को नहीं खोलता।
राइट यानी रीड राइट वाली इनपुट को 1 करके। ठीक है, आई होप कि आपको एक रफ सा आइडिया हो गया होगा। इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा अभी समझने की हमें इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है। वो जब हम कभी इसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, अब इस सिंपल से रजिस्टर को लें। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह रजिस्टर बनता है उसी तरह रैम बनती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं यूँ एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे रजिस्टर बना है, इसी रजिस्टर्स को अगर हम ढेर सारे जोड़ दें तो ये एक मेन मेमोरी बन जाएगी, एक रैम बन जाएगी। तो ये आपकी इसकी जो कोई भी एक लोकेशन है, ये देखें, ये एक 8 बिट की लोकेशन है, 1 बाइट की लोकेशन है, इसकी विड्थ 8 बिट्स है। ये जो 1 बाइट की पूरी लोकेशन है, ये फ़र्ज़ करें कि यही वाला रजिस्टर है जो आपने अभी देखा है। और अब इस मेन मेमोरी का फंक्शन समझ लें, दोनों फंक्शन समझ लें। मेमोरी दो ही मेन काम करती है। पहला काम ये है, अब ये जो कंट्रोल बस है ना, इसके अंदर क्लॉक भी मौजूद है, इसके अंदर रीड राइट भी मौजूद है। तो इसके अंदर रीड राइट भी है, इसके अंदर क्लॉक भी है। अब देख लेते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। तो ये इसके अंदर ही लगी हुई 2 तारें हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी तारें हैं, इनमें से 2 तारें ये भी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एड्रेस नंबर 4 के ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल एक 8 बिट की वैल्यू जो है 00111001, ये मैं लिखना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा? खुद पॉज करके सोचें, आपको पता होना चाहिए इस वक्त। चलें, क्या होगा, मैं एड्रेस बस के ऊपर प्रोवाइड करूँगा। मेरी एड्रेस बस इस केस में, अभी मैंने आपसे वो सवाल नहीं पूछा कि कितनी बड़ी है और क्या है, तो मैं एज्यूम करता हूँ मैंने एड्रेस नंबर 4 पे लिखना है, तो मैं इस पर प्रोवाइड करूँगा 0100, 4 बिट की एड्रेस बस आप समझ लें इस पर। ठीक है, 4 बिट की एड्रेस बस में अभी हम देख कर आए हैं कि 16 एड्रेसेस तो बन जाते हैं। यहाँ पर तो C तक एड्रेसेस हैं, तो कम से कम इतनी एड्रेसेबिलिटी तो हो जाएगी। एड्रेस बस पे मैंने 0100 लिखा, मीनिंग कि मैं कुछ करना चाहता हूँ एड्रेस 4 के ऊपर। क्या करना चाहता हूँ, डेटा बस के ऊपर मैंने ये चीज़ प्रोवाइड कर दी। मेरी डेटा बस कम से कम ये काम करने के लिए 8 बिट की तो होनी चाहिए। ठीक है, जितनी एक मेमोरी लोकेशन है, मैंने डेटा बस पे ये प्रोवाइड कर दिया। ये करने के बाद मैंने रीड राइट के सिग्नल के ऊपर कहा 1, मतलब कि मैं राइट करना चाहता हूँ। अब पूरी चीज़ पढ़ें, क्या मतलब है, मैं एड्रेस नंबर 4 के ऊपर 0011 यानी 3 और 1001 यानी कि 9, 39 हेक्साडेसिमल, इस पूरी चीज़ को मैं लिखना चाहता हूँ। और ये कब लिखी जाएगी, जब क्लॉक के ऊपर राइजिंग एज आएगा, ऑफ से ऑन की ट्रांजिशन आएगी। जैसे ही ये ऑफ से ऑन की ट्रांजिशन आएगी, एड्रेस नंबर 4 के ऊपर 00111001 आ जाएगा। लेकिन अब ये रीड नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पीछे हो रहा था ना कि फौरन उसके आउटपुट पे आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी आउटपुट सीधा डेटा बस के ऊपर आना भी शुरू हो जाएगी, नहीं। अब इसको रीड अगर करना है तो मुझे यहाँ पर इस 1 की जगह 0 कहना पड़ेगा, रीड राइट के ऊपर 0 कहना पड़ेगा। जैसे ही मैं रीड राइट पर 0 कहूँगा, साथ ही जितनी देर में ये सर्किट के अंदर से ये सिग्नल प्रोपेगेट करेगा, मेरी डेटा बस के ऊपर ये आउटपुट आ जाएगी। एक वक्त में क्योंकि हम या रीड करते हैं या राइट करते हैं, दोनों काम नहीं कर रहे होते, लिहाजा मेरी डेटा बस जो है उसमें वही तारें यूज़ हो सकती हैं, मुझे अलग से वायर्स इनपुट और आउटपुट के लिए लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एंड देयर इज़ अ सर्किट इनसाइड विच इज़ गवर्निंग कि अंदर से इस तारों के ऊपर रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, कहीं दोनों काम ना हो रहे हैं। तो इसके लिए वी हैव अ सर्किट इनसाइड द होल रैम जो इस तरह चल रहा होता है। तो अब आई होप इस पॉइंट पर आपको ये समझ में आ गया होगा, हाई लेवल पर आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए। मेमोरी एड्रेसेस हैं, उसकी कुछ विड्थ है, जितना हर एड्रेस के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 एड्रेसेस हैं और हर एड्रेस के ऊपर जो है वो 1 बाइट लगी हुई है, तो मेरे पास 20 बाइट स्टोर हो सकती हैं। ठीक है, मेरी एड्रेस बस की विड्थ ये इंडिकेट कर रही है कि मेरे टोटल एड्रेसेस कितने हो सकते हैं। मेरी डेटा बस की विड्थ ये इंडिकेट कर रही है कि मेरी एक मेमोरी की लोकेशन के ऊपर कितना कुछ स्टोर किया जा सकता है। और मेरी कंट्रोल बस मुझे ये कैपेबिलिटी दे रही है कि मैं रीड कर सकूं या राइट कर सकूं। राइट करने के लिए मुझे एड्रेस बस पे सही एड्रेस और डेटा बस के ऊपर सही डेटा जो राइट करवाना है वो देना है, और उसके बाद क्लॉक का ऑफ टू ऑन का ट्रांजिशन देना है। जैसे ही ये ट्रांजिशन आएगा, उस एड्रेस के ऊपर वो चीज़ राइट हो जाएगी जो डेटा बस में पड़ी हुई थी। अब अगर मैंने रीड करना है तो मैं एड्रेस दूंगा, अब मैंने डेटा नहीं देना, मैंने सिर्फ एड्रेस देना है। और रीड राइट वाली पेन को जो है, रीड राइट वाली वायर को मैंने 0 कर देना है, रीड पे कर देना है। और उसके बाद जितनी देर में ये सिग्नल गुजरेगा रैम के अंदर से, उतनी देर के बाद मेरी डेटा बस के ऊपर आउटपुट मौजूद हो जाएगी। ठीक है जनाब, आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मेमोरी किस तरह से काम करती है। या इसमें रीड किया जाता है या इसको राइट किया जाता है। ये दो काम है मेमोरी के जो इसमें हो सकते हैं, और वो इस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं आपसे
जब मैं ऐसे सवालात देता हूँ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्विज़ेज़ में इस किस्म की चीज़ें आनी होती हैं। इससे ज़्यादा कोई टीचर किसी स्टूडेंट को क्या हिंट दे सकता है। सो अगर मैं आपसे इस पॉइंट पर ये कहूँ कि मैं एक ऐसी मेमोरी लगाना चाहता हूँ जो बाइट वाइज एड्रेसेबल है, यानी जिसमें हर एड्रेस पे एक बाइट लगी हुई है, और उसके फॉर एग्जांपल 4 टेराबाइट की मेमोरी में लगाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। सो हर एड्रेस पे एक बाइट लगी हुई है, 4 टेराबाइट की मेमोरी है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे एड्रेस बस का साइज़ कितना होगा? ट्राई टू कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। दिस इज़ एक्सट्रीमली सिंपल अगर पिछला लेक्चर आपने सुना है तो। अच्छा, एक और तरह से सवाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 42 लाइंस की एड्रेस बस है, 42 लाइंस की एड्रेस बस है, ठीक है। इससे मैं इसके साथ एक रैम जोड़ रहा हूँ जो बाइट वाइज एड्रेसेबल है। मैं मैक्सिमम कितने एड्रेसेस की रैम जोड़ सकता हूँ, यानी मैक्सिमम कितनी बड़ी रैम उसके साथ जोड़ सकता हूँ? इस पर खुद सोचिएगा, खुद इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में भी आ रही हैं और आप मेरे साथ साथ भी हैं, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली चीज़ों की तरफ चलते हैं। प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स होते हैं। वो रजिस्टर्स की कुछ टाइप्स हैं जो हमने अपने लिए बनाई हुई हैं, लेकिन इसका बहुत ताल्लुक है उस गुफ्तगू के साथ जो हमारी आगे इस कोर्स में होनी है। एक वो रजिस्टर्स होते हैं जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो ये वो रजिस्टर्स हैं जिसमें हम रख के चीज़ों को या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या इनके अंदर रखकर हम चीज़ों को उन पे एंड और नॉट और के ऑपरेशन करते हैं या शिफ्ट के ऑपरेशन करते हैं। इन रजिस्टर्स को हम आमतौर पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। कुछ प्रोसेसर्स में ये एक होता है, कुछ प्रोसेसर्स में जैसे जिसके साथ आप डील करेंगे IAPX64, उसके अंदर ये काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और इनको हम इवन जर्नल पर्पस रजिस्टर्स भी IAPX आर्किटेक्चर में कहते हैं कि ये कई सारे काम कर सकते हैं। इनमें से कई रजिस्टर ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेशल काम है, कुछ जर्नल काम है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें रखकर ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है आपके अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट के साथ, उसके इनपुट के साथ या उसके आउटपुट के साथ या दोनों के साथ। और कोई भी अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट ऑपरेशन करने के लिए उसे किसी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखना पड़ेगा। जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर एक ख़ास याद रखने की, कि जब हम कभी टर्म यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ ये 64 बिट क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का साइज़ है? तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी प्रोसेसर के नाम के साथ जब लिखा होता है ना इट्स अ 64 बिट प्रोसेसर, तो ये उसके एड्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये उसके एक्यूमुलेटर का साइज़ है। यहाँ पर इनवेरिएबली हम एक्यूमुलेटर के साइज़ का जिक्र कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जब यू से 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, मेरा ये 32 बिट का इंटेल प्रोसेसर लगा हुआ है लेट से, ये 64 बिट का लगा हुआ है, ये तमाम केसेस में मैं उसके एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जिक्र कर रहा हूँ। अब जब ये बात हो गई तो इसका मतलब है कि ज़रा इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर को देख भी लेना चाहिए। अब थोड़ी सी यहाँ हिस्ट्री है, उसका वक्त नहीं है, मैं बहुत मुख्तसर उसकी बात करता हूँ। इंटेल आर्किटेक्चर शुरू हुआ है बहुत छोटे रजिस्टर्स से, और बढ़ते 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 वो काफ़ी बड़े रजिस्टर्स तक पहुंच गया है। सो जितने बाद के प्रोसेसर्स हैं वो आज तक उन पुराने रजिस्टर्स के साइजेस और उनके एड्रेस करने को सपोर्ट कर रहे हैं। सो यूँ समझ लें कि आपके 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 8 बिट का रजिस्टर भी लगा हुआ है, 16 बिट का रजिस्टर भी लगा हुआ है, 32 बिट का रजिस्टर भी लगा हुआ है, और 64 बिट का रजिस्टर भी लगा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इससे तो लगता है कि इतनी जगह वेस्ट की हुई है खाली पुरानी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सब काम एक बड़े इंटेलिजेंट अंदाज में किया हुआ है, एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट अंदाज में किया हुआ है। और वो इंटरेस्टिंग अंदाज ये है कि रजिस्टर तो एक ही है जो 64 बिट का है लेट से, लेकिन उस 64 बिट के रजिस्टर के मुख्तलिफ हिस्सों के अलग अलग नाम हैं जिससे वो एड्रेस हो सकते हैं। सो द वे इट्स इम्प्लीमेंटेड इज समवॉट लाइक दिस। यू हैव दिस बिग रजिस्टर। सो नीचे जो आपको नज़र आ रहा है 0 से लेकर 63 के एड्रेसेस, सो ये 64 बिट का पूरा रजिस्टर है। सो 0 से 64 तक इस पूरे के पूरे रजिस्टर का नाम है RAX। तो मैंने शुरू में जो लिखा था ना RAX ऐड, RAX RBX, जब भी मैं कभी RAX नाम लिखकर कोई काम करूंगा तो मैं इस पूरे 64 बिट रजिस्टर की बात कर रहा हूँ। इस रजिस्टर का जो लोएस्ट 32 बिट्स हैं इनका एक अलग नाम है, उनका नाम है EAX। अगर मैं EAX कहकर कोई कमांड लिखूंगा, लेट से इसमें कुछ राइट करवाऊंगा, तो वो सिर्फ लोअर 32 बिट्स के अंदर वो चीज़ एक्ट करेगी। इस 32 के लोअर 16 का एक अलग नाम है, उसका नाम है AX। अगर मैं AX लिखकर कोई कमांड लिखूंगा तो वो खाली लोअर 16 बिट्स के अंदर एक्ट करेगी, सिर्फ उनको चेंज करेगी। और उन 16 बिट्स के अंदर हायर हिस्से का नाम यानी हायर बाइट का नाम AH है और लोअर बाइट का नाम AL है।
दिस इज हाउ इंटेल प्रोवाइड्स कंपैटिबिलिटी फॉर द प्रीवियस माइक्रो प्रोसेसर्स, के नए बनते जा रहे हैं लेकिन वो पिछलों के साथ कंपैटिबल हैं। जो आपने असेंबली लैंग्वेज का या सी का प्रोग्राम लिखा था उस प्रोसेसर के लिए जो 32 बिट का था या जो 16 बिट का था या 8 बिट का था, वो आज भी आपके 64 बिट के प्रोसेसर पे चल रहा है पुराना प्रोग्राम। और इसलिए चल रहा है क्योंकि जो जो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी उस ज़माने में, वो AX में लिखता था या EAX में लिखता था या AH और AL में लिखता था, वो सब काम आज के इस मॉडर्न प्रोसेसर पे भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये 64 बिट की एड्रेसेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। ये मैंने आपको एक रजिस्टर की एग्जांपल दी है। कम से कम 4 थे जो इससे पुराने प्रोसेसर्स में थे, A, B, C और D। तो उन सब के अब जो फॉर्मेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं वो RAX, RBX, RCX और RDX हैं, और साथ साथ नए ऐड होते रहे। मैं आपको अगली स्लाइड पे कुछ और भी दिखाऊंगा। तो टेक होम क्या है? एक्यूमुलेटर का साइज वो है जो प्रोसेसर के साथ लिखा जाता है। इट्स अ 64 बिट प्रोसेसर, मीनिंग इट्स का एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो 64 बिट का है, या मैक्सिमम एक्यूमुलेटर साइज जो है 64 बिट का है। ठीक है। दूसरी चीज़, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स वो हैं जो आपके अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट के साथ अटैच्ड होते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट ऑपरेशंस करने के लिए आपको इनमें रखना पड़ता है, तो ये कैपेबिलिटी दिखा रहे होते हैं उस प्रोसेसर की जो उसकी अरिथमेटिक लॉजिक और शिफ्ट ऑपरेशंस की होती है। दूसरी टाइप ऑफ रजिस्टर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका नाम लिखा हुआ है पॉइंटर, बेस या एड्रेस रजिस्टर्स। ये तीनों नामों से आते हैं ये। ठीक है। ये वो रजिस्टर्स हैं जिसमें मेमोरी एड्रेसेस रखे जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए, जैसा कि मिसाल के तौर पे मेमोरी रीड करनी है, मेमोरी राइट करनी है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लानी है। उसके लिए जिन जगहों पर, जिन रजिस्टर्स के अंदर हम एड्रेसेस को रखेंगे, उनको पॉइंटर रजिस्टर्स या बेस रजिस्टर्स या एड्रेस रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द, या एटलीस्ट देयर इज, इट्स इंट्यूटिव कि कोई डायरेक्ट लिंक होना चाहिए साइज ऑफ दीज एड्रेस रजिस्टर्स और साइज ऑफ द मेमोरी के बीच में। और ऐसा लिंक है भी, लेकिन बीच में हम और बहुत कुछ कर रहे होते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पॉइंटर रजिस्टर 16 बिट का है तो टोटल मेमोरी जो एड्रेस हो रही है इस वक्त वो वाकई आपकी 64 किलोबाइट्स की है। इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है। उसमें कुछ और ट्रिक्स हैं जो आप सीखेंगे, वो तो इस कोर्स का मेन हिस्सा है कि हम इसमें वो देख रहे होंगे। ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक तरह के रजिस्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें एड्रेसेस रखते हैं। उनमें एक ख़ास रजिस्टर है जिसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर IP, या कुछ प्रोसेसर के आर्किटेक्चर्स पे उसको हम प्रोग्राम काउंटर PC कहते हैं। ये भी एक एड्रेस रजिस्टर है, लेकिन इसकी ये ख़ास खूबी है, ये वो रजिस्टर है जो अगली प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। यानी इन अदर वर्ड्स, जहाँ कहीं IP पॉइंट कर रहा है वहाँ जो कुछ भी पड़ा हुआ है प्रोसेसर उसको अपने पास उठाकर लाएगा और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। सो योर प्रोसेसर इज लाइक अ ब्लाइंड मैन, जो कि अपनी सिर्फ जहाँ छड़ी टेक रहा है ना, बस वो उस जगह को देख रहा है, उसको उस जगह का पता है, वहाँ जो कुछ पड़ा है वो उसे इंस्ट्रक्शन समझता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर अपनी छड़ी को अगली लोकेशन पे ले जाता है। सो इस तरह से आपका IP इंक्रीमेंट होता चला जाता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक कि प्रोग्राम अपने अख्तिताम पर पहुंचता है और IP को कह दिया जाता है, यानी प्रोसेसर को कह दिया जाता है कि अब तुम फलां जगह ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चले जाओ, अब वो तुम्हें बताएगा कि अगला प्रोग्राम कौन सा चलाना है। ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हाई लेवल, अगेन बहुत सिंपलिस्टिक ओवरव्यू है जिस तरह से आपका पूरी मशीन चल रही है। बट येस, इन मैनी वेज इट इज़ एज सिंपल एज दिस। जिधर IP पॉइंट कर रहा है प्रोसेसर उधर चीज़ चला रहा है। और यही सब रीजंस थी जो एक बहुत लंबे अरसे वायरसेस के आने की थी, कि आप इतना ही आसान था कि IP को गलत तरफ मोड़ दें और वो वहाँ चला जाएगा। अभी भी आप जब प्रोग्राम में जंप करते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, लूप के आखिर से शुरू में जाते हैं, तो सब IP मैनिपुलेट हो रहा होता है। ठीक है। बाय द वे, अब ये हमारे मॉडर्न 64 बिट इंटेल आर्किटेक्चर में इसका नाम RIP है, विच डज नॉट मीन रेस्ट इन पीस। देयर इज नथिंग पीसफुल अबाउट द लाइफ ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, फार फ्रॉम इट। अच्छा जी, एक फ्लैग्स का रजिस्टर है, इसमें से आपको अभी एक आध का ही नाम पता होगा। ये रजिस्टर की ख़ास बात ये है कि इसकी हर बिट ना एक दूसरे के लिए इंडिविजुअल होती है। इट्स नॉट अ कलेक्टिव, जैसे बाकी रजिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली एक मेमोरी के तौर पे यूज़ होते हैं, फ्लैग्स इंडिविजुअल हैं। इनमें से एक फ्लैग को आप जानते हैं, वो आपका कैरी फ्लैग है। ये वो है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, अगर n बिट का अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो ये n प्लस फर्स्ट बिट के तौर पे एक्ट करता है। यानी कोई चीज़ अगर एडिशन में कैरी निकलेगी तो वो यहाँ आ जाएगी, और अगर कोई लेट से बोरो होगी तो वो यहाँ इंडिकेट होगी। ठीक है। तो वो कैरी बोरो का काम ये कैरी फ्लैग रजिस्टर करता है। यहाँ पे इसी तरह से ऐसा एक रजिस्टर नहीं, सॉरी, बिट करती है। इसी तरह से यहाँ एक ऐसी बिट भी है जो
अगर मेरे लास्ट अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन की आउटपुट 0 थी तो वो 0 हो जाएगी, उसको हम 0 बिट कहते हैं, सॉरी वो सेट हो जाएगी, नहीं 1 हो जाएगी इंडिकेट करने के लिए कि लास्ट ऑपरेशन के आखिर में 0 आया था, 0 बिट कहते हैं। इसी तरह से ओवरफ्लो बिट होती है, यहाँ पे पैरिटी बिट होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। खैर अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं, आपको एक ही मालूम थी, मैंने एक ही का नाम लिखा है, और ये आईपी ऊपर डील हो चुका है, इसकी दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया जनाब, ये कुछ रजिस्टर्स का तारुफ हो गया कि अब आपको इतना तो पता होगा एटलीस्ट कि रजिस्टर्स में होता क्या है। ऑलराइट, ये आपके IAPX 64 आर्किटेक्चर के रजिस्टर्स हैं। इनमें सबके नाम तो शायद नहीं है, इसमें यस सबके डेफिनेटली नहीं है, इसमें नाम कुछ मिसिंग है, लेकिन ये आपके जो मैं अभी पिछली मैं आपको स्क्रीन पे समझा कर आया हूँ। सो दिस इज़ योर RAX, इसके लोअर 32 बिट्स को EAX कहते हैं, उसकी लोअर 16 बिट को AX कहते हैं, और आखिरी सबसे नीचे वाली 8 बिट्स को AL कहते हैं। उससे ऊपर वाली यानी बिट नंबर 8 टू बिट नंबर 15 जो है वो उसको हम सॉरी हाँ बिट नंबर 8 टू बिट नंबर 15 उसको हम कहेंगे कि वो AH है। ठीक है, सो सबसे नीचे वाली 8 AL, उससे ऊपर वाली 8 AH, उसके बाद इसको और ऊपर वाली 16 मिलाकर AX एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसा कि पिछली स्लाइड के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया। यही हाल BX का है, CX का है, DX का है। इसी तरह से ये दो इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, SI और DI, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। This is a base pointer register, this is a stack pointer register, and these are some new registers जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए थे हमारे लेटर आर्किटेक्चर्स के ऊपर। इनकी बात हम आगे जाकर करेंगे किसी और लेक्चर में। एंड देन योर RIP एंड R फ्लैग रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि कौन कौन से रजिस्टर्स आपके सिस्टम पे लगे हुए हैं। हमने ये गुफ्तगू करते रहना है इनकी, तो इसलिए अच्छा है कि एक दफ़ा आपके सामने से गुजर जाए। ठीक हो गया जनाब, अब एक आखिरी बस इस पज़ल के अंदर और चीज़ जोड़नी है। आपका प्रोग्राम पूरे का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर मेमोरी के अंदर। सो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा C में वो ट्रांसलेट हुआ C से असेंबली के अंदर, असेंबली से मशीन लैंग्वेज के अंदर, और वो मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी की शुरू में पड़ी हुई है, बस ये मैंने बीच में कहीं बना दी है, यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद IP को बता दिया गया रजिस्टर्स के अंदर, जो IP रजिस्टर था कि तुमने शुरू करना है फॉर एग्जांपल इस मेमोरी लोकेशन से। तो अब प्रोसेसर ने यहाँ से इंस्ट्रक्शन उठाई, कैसे उठाई वो अब आपको आता है, रीड करना आपको आता है। सो डेटा बस के थ्रू वो आई इंस्ट्रक्शन और वो यहाँ कंट्रोल यूनिट के अंदर आ गई। कंट्रोल यूनिट ने उसको अलग अलग किया, डिकोड किया। सो फेच किया, डिकोड किया, यानी कि इसमें करना क्या था, एग्जीक्यूट किया, यानी उसको चलाया, जो कुछ करने को कहा था। एडिशन मांगी थी, एडिशन हो गई, एंड मांगा था, एंड हो गया। और उसके बाद फेच डिकोड एग्जीक्यूट के बाद दोबारा अगले एड्रेस के ऊपर वही काम, यानी जहां अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी थी, अगर वो बिल्कुल अगले एड्रेस पे थी तो वहां, नहीं तो जहां पर भी थी अगली इंस्ट्रक्शन पे गए, दोबारा से फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया और चलते चले गए। अच्छा, ये है जी पूरी फंक्शनैलिटी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। बस वो ये करता है। अभी यहाँ पे हमने बस बाहर की डिवाइसेस, पेरिफेरल्स, IO डिवाइसेस का जिक्र नहीं किया, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है हमारे इस पूरे पजल का, लेकिन दिस इज द हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स। अच्छा, अब एक आखिरी बात बस, जिसके बाद मैं इसको ख़त्म करूँगा। ये जो मैंने आपसे कहा था कि कंट्रोल बस में एक क्लॉक होती है, जिस क्लॉक को मैं जब 0 से 1 की तरफ लेकर जाता हूँ तो मेमोरी के अंदर चीज़ें हो जाती हैं, और इसी तरह से प्रोसेसर से भी कुछ क्लॉक का ताल्लुक है। प्रोसेसर के अपने अंदर भी चीज़ें क्लॉक की वजह से हो रही होती हैं। तो अब ये क्लॉक, क्या हम वाकई अलग अलग कोई बटन दबाकर 0101 करते हैं? नहीं। सो व्हाट वी डू इज वी हैव अ सिस्टम क्लॉक। जब आप ये सुनते हैं ना कि मेरा 4 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, या मेरा 64 गीगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, या मेरा 256 मेगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लॉक बता रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत क्विकली एक क्लॉक बनाकर दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए, और ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, असल में तो ये क्वार्ट्ज क्लॉक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें उस मटेरियल की, उस क्रिस्टल की, क्वार्ट्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ नैंड गेट। सो नैंड गेट याद है ना, अभी पढ़कर आए थे हम। और मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नैंड की आउटपुट को इसकी दोनों इनपुट्स के साथ जोड़ देता हूँ। अब मुझे ज़रा बताइए इसकी आउटपुट यहाँ पर क्या आ रही होगी। फ़र्ज़ करें इनिशियली इसके ऊपर 0 था, इसका मतलब है यहाँ और यहाँ 0 था। ठीक है, यहाँ और यहाँ 0 था, तो एंड की आउटपुट क्या हुई, 0, और नैंड यानी नॉट होने के बाद उसकी आउटपुट क्या हो गई, 1। ठीक है, सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी आउटपुट है 1।
अब ये 1 यहाँ से वापस गया, आहिस्ता आहिस्ता गया गया, आहिस्ता आहिस्ता का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल चंद नैनो सेकेंड्स के अंदर या फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकेंड के अंदर ये यहाँ पहुँचा। अब यहाँ पर इस 0 की जगह 1 आ गया, और यहाँ इस 0 की जगह 1 आ गया, यहाँ इस 0 की जगह 1 आ गया। ये 1 इसमें से गुजरा, एंड की आउटपुट 1 है, नैंड की यानी नॉट होने के बाद आउटपुट हो गई 0। जब ये 0 हो गई तो ये 1 कन्वर्ट हो गया 0 में। कितनी देर के बाद? जितनी देर लगी थी पिछले वाले सिग्नल को वापस जाने में। 0 बाहर आया, अब ये 0 वापस दोबारा अंदर जाएगा और फिर 1 निकलेगा। सो दिस इज स्विचिंग बिटवीन 1 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्विचिंग में टाइम कितना लग रहा है, यानी जो भी टाइम है मेरे यहां से चीज के चलकर यहां पहुंचकर वापस यहां तक आने का, इसको मैं अगर कह दूं कि ये टाइम जो है वो PD सेकेंड्स है, फिर PD स्टैंड्स फॉर प्रोपेगेशन डिले, जितनी देर में यहां से यहां पहुंच रहा है। सो दिस इज PD सेकेंड्स। तो अब मुझे ये बताइए कि एक 1 से 0 और 0 से 1 कितनी देर के बाद होता है? जिस वक्त 0 क्रिएट हो चुका होता है उसके बाद 1 आने तक ये PD सेकेंड्स लगेंगे, और जब 1 आ चुका होता है उसके बाद दोबारा 0 आने तक PD सेकेंड्स लगेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड बता दें, तो वो टाइम पीरियड क्या है? दिस इज बेसिकली दिस होल थिंग, जिसमें एक पूरा साइकिल अपने आप को रिपीट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। दिस इज PD प्लस PD, सो दिस इज 2PD। 2PD is the time period of this wave. And then what's the frequency of this wave? Frequency is just 1 over t. So f is equal to 1 over t is equal to 1 over 2 propagation delay. ये आपका frequency है इस clock की, जो कि बहुत हाई होगी बिकॉज यहाँ पे हमने और कुछ भी नहीं किया हुआ, बीच में कोई किसी तरह इसको स्लो करने की कोशिश नहीं की। इट्स जस्ट द प्रोपेगेशन डिले, जो कि हो सकता है कि नैनो सेकेंड्स में होगा। सो यहाँ पर आपके पास ये गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द क्लॉक वर्क्स। अब आपको ये क्लॉक समझ में आ गई। ये क्लॉक जा रही है यहाँ पर इनपुट में, और जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं आपके पूरे सिस्टम के अंदर वो इन राइजिंग एजेस के ऊपर हो रहे हैं, और इन राइजिंग एजेस के आने से पहले पहले हर चीज़ तैयार होकर रखी हुई होती है। मेमोरी में जो राइट होना है वो इस राइजिंग एज आने से पहले रेडी हुआ हुआ होगा, फिर राइजिंग एज आएगा। So it's like a massive parade going on inside your inside the microprocessor and its peripherals. एक massive parade हो रही है। अब ये ज़रूर याद रहे कि क्लॉक एक होना, so there is one system clock, लेकिन सबको एक ही फ्रीक्वेंसी मिलना ज़रूरी नहीं। So हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी स्लो भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी। so we can make it slower, फास्ट तो शायद करना उस तरह से मुमकिन नहीं होता, that's some other thing जो ओवरक्लॉकिंग होती है, लेकिन हम इसको आराम से स्लो कर सकते हैं और करते हैं। तो खैर अभी इससे ज़्यादा डिटेल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको अब पूरे का पूरी कहानी का एक खाका ज़रूर दिमाग में बन गया होगा। इस वीडियो लेक्चर का मकसद आपको चीज़ों की डिटेल्स समझाना नहीं था, चीज़ों की स्पेसिफिक्स में जाना नहीं था, बल्कि एक ओवरव्यू देना था कि जिस प्रोसेसर, जिस मेमोरी, जिन रजिस्टर्स, जिस ALU और जिस कंट्रोल यूनिट की हम बातें करेंगे वो हैं कहाँ, करते क्या हैं, किस तरह के उनके फंक्शंस हैं। और जिन लोगों ने मुझसे पहले लेक्चर में ये पूछा था कि क्या हम अपना कंप्यूटर बना सकते हैं या नहीं, तो बस अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपने सिर्फ ये समझना है कि आपकी ये लैच या फ्लिप फ्लॉप कैसे इंप्लीमेंट होती है, आपका ALSU कैसे इंप्लीमेंट होता है, आपके रजिस्टर्स किस तरह से बनते हैं और किस तरह जुड़ते हैं, ये आप समझ लेंगे तो आप बहुत हद तक की चीज़ें खुद से बना सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कशन भी की थी कि आई थिंक देयर इज़ अ लैब कोर्स हियर जो कि इन चीज़ों की डिटेल्स में जाता है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, और इसके बाद आई थिंक हमारे रिविजन लेक्चर्स अब मुकम्मल हैं। सो नाउ वी आर रेडी टू एक्चुअली डिग इनटू द C एस्पेक्ट एज अ प्रोग्रामर। नाउ वी आर रेडी टू डिग इनटू द मीट ऑफ द कोर्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।